हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च और सेकंड एल्डर दोनों ब्लैक मून गिल्ड की तरफ जाते हैं ताकि वो ड्रैगन कोर को खरीद कर ला सके, क्योंकि वो अपनी ट्रेजरी रूम की चाबियां जाउची के हवाले करके वहां से चले जाते हैं और जाउची वहीं पर एक रिंजी से स्माइल देता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो यहाँ पर उनके ट्रेजरी रूम को लूटने वाला है। एल्डर्स के वहां से चले जाने के बाद जाउची उन चाबियों को लेता है और सीधा उस ट्रेजरी रूम की तरफ चला जाता है। वो जाकर दरवाजे को ओपन करता है तो अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। जाउची कहता है अब सेक्टर वालों ने पिछले कई सालों से यहाँ पर अपने खजाने को इकट्ठा किया है, तो अब ये सारे का सारा खजाना मेरा होने वाला है। वहीं पर जाकर अपने हिमली पॉइजनस ब्रीड को एक्टिवेट करता है क्योंकि वो एक वॉइड स्पेस है, इसी वजह से वो उसको एक्टिवेट करके वहाँ पर जितनी भी मेडिसिनल हर्ब्स और जितनी भी चीजें रखी होती हैं उन सारी चीजों को अपने हिमली पॉइजनस ब्रीड की वॉइड स्पेस के अंदर रखना स्टार्ट करता है। जाउची कहता है इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम गुस्सा दिला सकते थे, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हारे सेक्टर के ट्रेजरी रूम को बिल्कुल खाली कर दूंगा और आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जाउची कहता है सिर्फ जड़ी बूटियों से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर रखी हुई हर एक चीज चाहिए। और वो वहाँ पर रखी हुई टाइगर सोल स्वर्ड के साथ साथ जितने भी वेपन्स होते हैं उन सारे वेपन्स को भी उठा लेता है। जाउची कहता है जाओ लूचेंग, तो ये वाली स्वर्ड तुम्हारे डैड तुम्हें देने वाले थे, लेकिन अब तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि तुम्हारे ग्रैंडपा यानी कि मैं अब भी स्वर्ड को तुम्हारे बिहाफ पर रखने वाला हूँ। जाउची उस तलवार को भी उठा लेता है। वहीं पर उस बॉक्स के नीचे एक और छोटा बॉक्स पड़ा होता है। जाउची की उस नजर उस बॉक्स के ऊपर पड़ती है। जाउची कहता है अब इसके अंदर क्या है। जाउची जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर अंग्रेजों के वक्त का एक पिस्टल पड़ा होता है और उसके साथ साथ कुछ बॉम्ब्स भी पड़े होते हैं। तो जाउची ने शायद पहले इस चीज को नहीं देखा हुआ। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या चीज है। इसको देखकर ही लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ये भी किसी किस्म का वेपन है, लेकिन मैंने पहले कभी इस वेपन को नहीं देखा। हमारा जाउची उस पिस्टल को उठा लेता है और कहता है लगता है कि इसके ऊपर लगे हुए इस ट्रिगर को पुल करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए, लेकिन ये करेगा क्या, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जाउची गलती से उसके बटन को दबा देता है, यानी उसके ट्रिगर को दबा देता है। वो उसके ट्रिगर को दबाता है तो उसके अंदर पहले से गोली होती है क्योंकि वो लोडेड होता है और गोली निकलकर सीधी दीवार में जाकर लगती है और दीवार के अंदर सुराख हो जाता है। जाउची ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक हिडन वेपन है, इसकी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिबल है और इसके अंदर से जो फायर रॉड निकला है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दीवार के अंदर भी सुराख कर दिया और इस बुलेट के अंदर से जो स्मेल निकल रही है उससे लगता है कि इसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है। जाउची को उस पूरी जगह को खाली करने में पूरे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे के बाद जाउची जब पूरी की पूरी ट्रेजरी को खाली कर देता है वो कहता है मैंने इनके जाओ सेक्टर की पूरी ट्रेजरी रूम को खाली कर दिया है, लेकिन अब खाली हाथ यहाँ से जा नहीं सकते, इनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर दीवार के ऊपर राइटिंग कर देता है और वहाँ से निकल आता है। जाउची ट्रेजरी रूम को खाली करने के बाद जाओ लूचेंग के पास जाता है। जाओ लूचेंग उसे कहता है ग्रैंडपा तो आप फाइनली वापस आ ही गए, आप क्या कर रहे थे। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नई मेडिसिन बना रहा था, तो जल्दी से मेरी इस नई मेडिसिन को पी लो, तुम्हारी नई मेडिसिन लेने का वक्त हो चुका है। इस मेडिसिन को लेने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लूचेंग उसे कहता है ग्रैंडपा क्या मेरे फादर अभी तक वापस नहीं आए। जाउची उसे कहता है तुम्हारे फादर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे, चलो जल्दी करो पहले इस मेडिसिन को पी लो। लूचेंग जैसे उस मेडिसिन को पीता है तो जाउची उसे कहता है हाँ तुम्हारे फादर तो बहुत ही जल्दी वापस आएंगे, लेकिन उनके वापस आने से पहले तुम सो चुके होगे। लूचेंग उसे कहता है ग्रैंडपा आप किस बात का क्या मतलब है कि मैं सो चुका हूँगा। जाउची उसे कहता है कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तब तुम्हारी मेडियंस कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुकी होंगी, सब कुछ टूट चुका होगा, और अगर डिवाइन फीनिक्स सिटी का डॉक्टर हांगफू खुद भी यहाँ पर आकर तुम्हारा इलाज करने की कोशिश करेगा तभी वो तुम्हारी मेडियंस को दोबारा ठीक नहीं कर पाएगा, अब तुम सारी जिंदगी के लिए क्रिपल हो चुके हो। जाओ लूचेंग को मेडिसिन का असर हो रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है ग्रैंडपा जी आप किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। जाउची जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, अपना मास्क उतारता है और उसे कहता है नहीं मेरे बेटा मैं तो तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकते हैं। अरे ग्रैंडपा ने बिल्कुल सच बोला है और साथ ही वो अपना मास्क उतार कर उसकी तरफ देखता है। साथ ही जाउची उसे कहता है जरा अपने ग्रैंडपा को करीब से देख लो ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि तुम्हारे ग्रैंडपा कौन है। लूचेंग जैसी वहाँ पर युनची को देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम तो युनची हो, युनची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक डॉक्टर बनकर ऐसे कैसे आ सकते हो, तुमने मेरी मेडियंस को बिल्कुल क्रिपल कर दिया है। जाउची उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ही बुरे बच्चे हो, तुम अपने ग्रैंडपा का नाम कैसे पुकार सकते हो, तुम मुझे ग्रैंडपा क्यों नहीं कह रहे, तुम्हें तो मुझे इज्जत देनी चाहिए, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। जबकि जाओ लूचेंग बेचारा बहुत बड़े सदमे में होता है, वो अभी भी कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और वो वहीं से जब उठने की कोशिश करता है तो वो बिस्तर के ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाकर अपने लोगों से कह रहा था कोई यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। जाउची से कहता है यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पर इस रूम में तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुम्हारे फादर तुम्हें लेकर काफी ज्यादा कॉशियस है। मैंने उनसे कहा था कि इलाज के दौरान कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, तो कोई भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितनी ही जोर से क्यों न चला लो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक टाइगर भी अपने बच्चों को नहीं खाता, हालांकि वो एक बहुत
बहुत ही पावरफुल बीस्ट है और खतरनाक भी है। अब क्योंकि तुम मेरे पोते हो तो मैं अपने पोते को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो जाकर उसको नीचे से उठा लेता और कहता है अब क्योंकि तुमने मुझे बड़े ही प्यार से अपना ग्रैंडपा कहा था तो अब मैं तुम्हारा दादा होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे बिस्तर के ऊपर लिटा दूंगा, तुम कल सुबह तक यहाँ पर आराम से सोए रहो, क्योंकि अब बाकी की सारी जिंदगी तो तुमने इसी बिस्तर के ऊपर ही गुजारनी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुम्हें खुद को ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या पड़ा था कि वहाँ पर मुझे चैलेंज करके मुझे मारने की कोशिश करो। अब तुम्हारे साथ यही सब कुछ होने वाला है। जाओची वहाँ से मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आता है। तो जाओची जब जाओ सेक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जाओ सेक्टर काफी बड़ा होता है। सारा दिन उसे निकलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जाओ सेक्टर से घूम फिर कर वापस उस जगह पर आ जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। जाओची कहता है लगता है कि मुझे एक गाइड की जरूरत पड़ेगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो तुम्हारा जाओची वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। लगता है कि मुझे उन दोनों के वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को मेरे साथ भेज दें ताकि वो मुझे जाओ सेक्टर से बाहर भेज दे। इस वक्त पीछे से पैट्रियार्च और उसके साथ सेकंड एल्डर भी होते हैं। वो दोनों बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो ड्रैगन कोर को खरीद कर वहाँ पर आ गए हैं। पैट्रियार्च भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वहाँ पर उनके पास एक ड्रैगन कोर थी और हमने उस ड्रैगन कोर को खरीद लिया है। बात तो बहुत ही अच्छी रही कि उसने हमें ज्यादा डिमांड नहीं की। आपके उस गोल्डन कार्ड की वजह से हमने उसको आसानी से खरीद लिया। जाओची उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने कितना महंगा उसको खरीदा है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हमने उसको 6 लाख पर्पल क्रिस्टल में खरीदा है। तो जाओची वहीं पर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि जाओची ने उस ड्रैगन कोर को सिर्फ 50,000 गोल्ड कॉइन्स के बदले में उनको बेचा था। पैट्रियार्च जाओची से कहता अगर आप वो गोल्ड कार्ड हमें नहीं देते ये ड्रैगन कोर हमें बहुत ज्यादा महंगी मिलती, यहाँ तक कि हमें 60 लाख में खरीदनी पड़ती, लेकिन आपकी वजह से ये हमें सिर्फ 6 लाख में मिल गई है। कि हमारा जाओची सोच रहा होता है ब्लैक मून गिल्ड का ओनर तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा गया, तो उसे सिर्फ 50,000 में इसको बेचा था जबकि उसने इनको 6 लाख में बेच दिया है। तो पैट्रियार्च हमारे जाओची से कहते हैं डॉक्टर अब हमें जरा भी डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि ड्रैगन कोर बहुत ज्यादा स्पेशल है। हमें जल्दी से जल्दी अपने बेटे के इलाज को स्टार्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और उसके पास अर्थ प्रोफाउंड लेवल की स्ट्रेंथ भी आ जाए। जाओची उसे कहता है अगर मुझे तुम्हारे बेटे की प्रोफाउंड मेरिडियंस को ठीक करना है तो सिर्फ एक ड्रैगन कोर से काम नहीं चलेगा। मुझे अभी भी काफी सारी जड़ी बूटियों की जरूरत है और वो सारी जड़ी बूटियां मैं खुद स्पेशली लेकर आऊंगा। मुझे ब्लैक मून गिल्ड में जाना है, क्या तुम अपने में से किसी को भेज सकते हो मेरे साथ ताकि वो मुझे वहाँ तक गाइड कर सके। पैट्रियार्च उसे कहती है ठीक है डॉक्टर मैं जाओ ज़ीहाई को आपके साथ भेज देता हूँ, वो आपको ब्लैक मून गिल्ड तक ले जाएगा। इसी हमारा नेक्स्ट सीन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का दिखाया जाता है। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के अंदर मिस्टर ज़ूरो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे जाओची वहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। जुनबा से कहती है जुनबा क्या तुमने जाओची को देखा है? वो उसे कहता है नहीं मैंने उसको नहीं देखा, जीजा जी पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जाने से पहले मेरे लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। अभी जाता हूँ और जाकर उसको ढूंढ कर लाता हूँ। और वो जल्दी से बाहर चला जाता है ताकि वो सेक्टर में डिफरेंट जगहों के ऊपर जाकर अपने जीजा जी को ढूंढ सके। ज़ूरो कहती है मैं भी पूरा दिन यहाँ पर सिटी में ढूंढती रही हूँ, कल से मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला और किसी ने भी उसको नहीं देखा। एल्डर कीन उसके पास आते हैं और ज़ूरो से कहते हैं प्रिंसेस अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, या तो जाओची को पहले ही जाओ सेक्टर वालों ने पकड़ लिया है या फिर जाओची यहाँ से भाग गया है। अगर तो जाओची को जाओ सेक्टर वालों ने पकड़ लिया है तो फिर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ज़ूरो एल्डर किन से कहती है मैं उस लड़के को देखना चाहती हूँ चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। अगर वो लड़का जिंदा होगा तो वो मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, फिर चाहे जाओ सेक्टर वालों ने उसे बंदी बनाकर क्यों ना रखा हो, मैं जाओ सेक्टर से भी उसे निकाल लाऊंगी। एल्डर किन उसे कहता है लेकिन प्रिंसेस तुम्हें ये लड़का इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों लगता है, तुम इस लड़के को क्यों बचाना चाहती हो? वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि कंपटीशन में कम्पीट कर सकते हैं। तुम्हारे ब्लू विंड पैलेस का जो जुई चैन है वो इससे काफी ज्यादा बेहतर है, उसकी कल्टीवेशन भी इससे ज्यादा अच्छी है। ज़ूरो एल्डर किन से कहती है हाँ ये बात तो ठीक है कि फैन जुई चैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको बर्निंग सेक्टर से निकाला गया है, इसी वजह से मैं उसे इंपीरियल फैमिली में ऐड नहीं कर सकती, मैं उसे अपने काम में यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर के मास्टर का बायोलॉजिकल सन है और अगर इंपीरियल फैमिली वाले उसको यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लोग हमारे खिलाफ बातें करेंगे। ऊपर से मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसकी एरोगेंस और उसकी चालाकी एक वुल्फ से भी ज्यादा है। अपनी इसी वजह से तो उसे बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से निकाला गया है। वो क्या लगता है कि वो अपनी लॉयल्टी को मेरे सामने प्लेज करेगा या इंपीरियल फैमिली के सामने प्लेज करेगा? मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई बंदा है जो कि उस फैन जुई चैन को कंट्रोल कर सकता है, वो कंट्रोल के बाहर हो चुका है। हालांकि जुनजी फैन जुई चैन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये उसके जितना एक महान जीनियस तो नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे लड़के के बारे में सुना है जो कि अपनी एलिमेंट्री परफाउंड ड्राम के फर्स्ट लेवल पर हो लेकिन उसने एलिमेंट्री परफाउंड ड्राम के लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से हरा दिया हो, वो भी सिर्फ एक ही अटैक के साथ? आपको पता है कि मैंने एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम मोनार्च हार्ट सीक्रेट आर्ट है उसको मास्टर किया हुआ है। उस टेक्निक को यूज करते हुए मैं किसी के भी दिल के अंदर जान कर देख सकती हूँ कि उसके दिल में क्या है, लेकिन जब भी मैं हमारे जाओची की तरफ देखती हूँ तो
मुझे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उसने अपने अंदर जो कुछ भी है उसको छुपा कर रखा हुआ है। एल्डर कीन उसे कहती है, इसी वजह से तो मैं आपको लेकर परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जाओची को कंट्रोल करना फैन जुईचेन से भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। ज़ूरो उसे कहती है, मुझे उस लड़के को कंट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जाओची बहुत ज्यादा बोला है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर एक एहसान करना है और उसके बाद देखो वो खुद ही मेरे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। साथ ही प्रिंसेस शर्माते हुए उसे कहती है, अगर वो लड़का मेरे उस एहसान का बदला इंपीरियल फैमिली को ज्वाइन करके और मेरे मिशन को पूरा करने में मेरी मदद करेगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। एल्डर कीन उसे कहते हैं, फिर तो मुझे भी यहाँ पर आपकी हेल्प करना पड़ेगी। प्रिंसेस उसे कहती है, एल्डर कीन आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ तो मैं अपनी आइडेंटिटी सभी को बता दूंगी और उसके बाद मुझे मुश्किल नहीं होगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।